Hello students, this is Shalini. Now we would start our next topic, which is post-fertilization structure and events. In previous video, we have learned about pre-fertilization structure and events, and after that we have learned about fertilization, process of fertilization, then the double fertilization, and now we would start पोस्ट फर्टिलाइजेशन. मीन्स कि जब फर्टिलाइजेशन एक बार हो जाती है तो क्या स्ट्रक्चर्स और इवेंट बनते हैं. So following double fertilization, event of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seed and ovary into fruit are collectively termed as post-fertilization event. अब देखो कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है. एंडोस्पर्म बन रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल हो रहा है इनटू सीड, और ओवरी से बन रहा है हमारा फ्रूट. सो ये सारी जो आपकी टर्म्स हैं इसको कलेक्टिवली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बनते हैं. अब यहाँ पर यहीं पर ही आपका इम्पॉर्टेंट है कि ओव्यूल्स से सीड्स बनते हैं एंड ओवरीज हमारी फ्रूट बनाती है. ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. वाई? अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स करता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट. पहले एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी. सो द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रेपिटेडली. जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो डिवाइड करता है रेपिटेडली और वो फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड. वो क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड बनाता है. ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. ये the cells of this tissue are filled with reserve food material and are used for nutrition of the developing embryo. ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है ये क्या है? दैट इज फिल्ड विद योर फूड मटेरियल, जो कि यूज होंगे किसके लिए? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने को. किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को. सो इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. ठीक है, तो यहाँ पर PEN क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें क्या होती है? न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी और वो क्या करेगा? गिव राइज टू अ फ्री न्यूक्लियर. सो दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और इस स्टेज को क्या कह दिया जाता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर. तो होता है फिर उसके बाद क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन होती है एंड एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर बन जाता है. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. तो नंबर ऑफ जो फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे सेलुलराइजेशन से पहले वो वेरी करते हैं. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, तो जो कोकोनट वाटर होता है या नारियल पानी होता है वो क्या है? बेसिकली एक फ्री एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. ठीक है, दैट इज योर एंडोस्पर्म. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भी बनता है इस चीज़ से कि जो कोकोनट वाटर है वो क्या होता है. ऑप्शन लिखे होंगे एंडोस्पर्म है कि क्या है. ठीक है, made up of thousands of nuclei and our surrounding white kernel is called cellular endosperm. So endosperm may be either completely consumed by developing embryo before seed maturation or it may persist in mature seed. जैसे कि अब ये कह रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए ही बनता है. तो या तो वो एंडोस्पर्म जो बन रहा है वो जो एम्ब्रियो है वो उसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है, जैसा कि केस है हमारे पीज में, ग्राउंडनट में या बीन्स में. ठीक है, या फिर क्या होता है जैसे कि वो रहता है, जैसे कि कैस्टर है और कोकोनट है. यहाँ पर क्या है? वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर, मतलब उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं. इट कैन बी यूज अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. सिर्फ वो सीड जर्मिनेशन के टाइम ही यूज होगा. स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीज, बीन, ग्राउंडनट, fruit of coconut and look endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereal, wheat, rice and maize. ठीक है, तो नेक्स्ट हम रीड करते हैं. अभी हमने क्या देखा? एंडोस्पर्म के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट इज योर एम्ब्रियो. तो एंडोस्पर्म पहले बन रहा है, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है. तो इसको देखते हैं. एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर ज़ाइगोट इज सिचुएटेड. तो यहाँ पर आपका एम्ब्रियो कहाँ पर बन रहा है जी? एम्ब्रियो बन रहा है हमारा एट
माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, जहाँ पर जाइगोट है. So most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. तो zygote division कब start करेगा? जब उसको थोड़ा बहुत endosperm मिलेगा, ठीक है, nutrition मिलेगा. This is an adaptation to provide assured nutrition to developing embryo. तो हाँ वही चीज़ है कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, इसलिए वो उसको पहले थोड़ा सा endosperm चाहिए. Though the seed differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocots and dicots. वे क्या कह रहे हैं कि सीड, हालांकि सीड्स दोनों में डिफरेंट होते हैं, मोनोकॉट्स में और डाइकॉट में, बट जो अर्ली स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वो सिमिलर होती हैं मोनोकॉट में और डाइकॉट में. ठीक है, तो फिगर 2.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो. अभी हम इसको देखेंगे. द ज़ाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो. तो जो ज़ाइगोट है वो क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म करता है. तो हम पहले फिगर नंबर 2.13 देख लेते हैं. ये है हमारा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग ज़ाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये पोर्शन रहा हमारा ज़ाइगोट. ठीक है, ये आ गया जी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड ये लास्ट में हमारे डीजेनरेटिव और एंटीपोडल सेल्स. तो ज़ाइगोट स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकॉट. डाइकॉट में बताइए, सबसे पहले ज़ाइगोट फॉर्म हो रहा है, देन ग्लोबुलर एंडोस्पर्म बन रहा है, देन हार्ट शेप्ड एंडोस्पर्म बन रहा है. ठीक है, उसके बाद रेडिकल एंड ये दो कॉटिलिडन्स बन रहे हैं. तो ये डाइकॉट के बारे में बताया है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं. A typical dicotyledonous embryo consists of embryonal axis and of two cotyledon. ठीक है, डाइकॉट से वैसे ही पता चल रहा है कि इसके पास दो cotyledon है. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is called epicotyle. embryonal axis से above cotyledon के क्या होता है, epicotyle present होता है, which terminate with the plumule और stem tip. जो terminate करता है plumule में और stem tip में. The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle. अब प्लूम्यूल के नीचे हमारे जो बिलो cotyledon के नीचे hypocotyle होता है, that terminates at lower end in radical or root tip. The root tip is covered with the root cap. तो ये हमारा फिगर 2.14a में है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है. ठीक है जी. नाउ ये हमारा प्लूम्यूल है, ये हमारे दोनों कॉटिलिडन्स हैं. ठीक है, दिस रीजन इज हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल है एंड ये लास्ट में रूट कैप है. ठीक है, अब नेक्स्ट है एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलिडन पोजेस ओनली वन कॉटिलिडन. हाँ जी, तो जो एम्ब्रियो होते हैं मोनोकॉट के, वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, वन कॉटिलिडन. इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटुलम. तो जो ग्रास फैमिली होती है वहाँ पर कॉटिलिडन का नाम क्या होता है, स्क्यूटुलम कहते हैं उसको. दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड सेल शीथ, जिसको क्या कह देते हैं, जिसको सीलोरेजा कहते हैं. ठीक है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटुलम, वहाँ पर उसको एपिकोटाइल कहते हैं. एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया. तो जो एपिकोटाइल है उसके पास शूट एपेक्स होता है और फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया होते हैं इन हॉलो फॉलिएलर स्ट्रक्चर, जिसको सीलोप्टाइल कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है. सोक फ्यू सीड इन अ वाटर फॉर ओवरनाइट, स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व वेरियस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एंड द सीड. ठीक है,
तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टू 2.14 ए हमने देख लिया, अब हम बी देखते हैं, एम्ब्रियोनल ग्रास। ठीक है, तो ये हमारा जो स्क्यूटुलम है जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज सिलोप्टाइल, ये शूट एपेक्स है, ये एपिब्लास्ट है। ठीक है, ये रेडिकल है, रेडिकल के बाद रूट कैप और सीलोरेजा। ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में शो किया इन्होंने, एलिस ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको करवाती हूँ सीड की। सीड क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीड। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो सीड बनता है वो होता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो सीड क्या है जी, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। सीड बनते कहाँ पर हैं, फ्रूट के अंदर बनते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। जो सीड होता है वो टिपिकली किस किस से बना होता है, सीड कोट, cotyledon and embryonal axis. The cotyledon of a embryo are simple structures, generally thick and swollen due to storage of reserve food material. जो cotyledon होते हैं वो क्या होते हैं जी, सिंपल स्ट्रक्चर हैं, थिक होते हैं क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। और मेच्योर सीड्स में भी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस। अब नॉन एल्बुमिनस सीड्स क्या होते हैं, दे हैव no residue endosperm as it is completely consumed during embryo development। ठीक है, तो जो हमारे नॉन एल्बुमिनस मतलब उन्होंने जो एंडोस्पर्म है उसको पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है। और एल्बुमिनस सीड क्या है, जिनके पास पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज़ नॉट कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड, थोड़ा सा वो रह जाता है, जैसे कि हमारे किस केस में है, वीट मेज बार्ले के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, नॉन एल्बुमिनस एंड एक्स एल्बुमिनस। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, ओकेजनली इन सम सीड्स जैसे कि ब्लैक पेपर, बीट, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। दीज रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी परसिस्ट करता है, एंडोस्पर्म तो रहता है बट न्यूक्लियस भी परसिस्ट करता है, तो उस केस में उसको क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रीड करते हैं, इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ठीक है, जो इंटेगुमेंट है और जो ओव्यूल के इंटेगुमेंट वो क्या बना देते हैं, हमारे सीड कोट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि सीड कोट किससे बनता है, तो आप उसको बता सकते हैं, इंटेगुमेंट बनाते हैं उसको। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ सेम पोल इन सीड कोट। जो माइक्रोपाइलर एंड है वो क्या किसका काम करेगा, स्मॉल पोर देता है वो सीड कोट को, और वो किस लिए देता है, फॉर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, एज द सीड मेच्योर, जैसे सीड मेच्योर कर जाएंगे इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड, उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और सीड बिकम्स हार्डर। सीड क्या होगा आपका, हार्ड बन जाता है। रिलेटिवली ड्राई, कितना 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एम्ब्रियो की वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी, और धीरे धीरे वो एम्ब्रियो डॉर्मेंसी की तरफ आ जाता है। तो डॉर्मेंसी क्या है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। और इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल दे जर्मिनेट। तो अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो जर्मिनेट करेगा। अब फेवरेबल कंडीशन क्या है उसके लिए, मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। जैसे हमारा ओव्यूल मैच्योर करता है सीड में, ओवरी डेवलप कर जाती है फ्रूट में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। और ये जो प्रोसेस है ये कैसे चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है।
द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प. ठीक है, तो जो वॉल ऑफ ओवरी है वो वॉल ऑफ फ्रूट बना देती है. अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपको पूछ लिया जाए कि वॉल ऑफ ओवरी कैसे बनती, सॉरी वॉल ऑफ फ्रूट कैसे किसकी बनी होती है, तो दैट इज मेड अप ऑफ wall of ovary. The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, or may be dry जैसे कि groundnut और mustard में. Many fruits have evolved mechanism of dispersal of seeds. बहुत से fruits में mechanism होता है dispersal का. Dispersal of seeds means मूवमेंट करना सीड्स में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का. रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस. नेक्स्ट हम देखते हैं इन मोस्ट प्लांट by the time the fruit develops from ovary, other floral part degenerate and falls off. आपने बहुत सारे मोस्ट फ्लावर्स में देखा होगा जब ओवरी जब फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से, तो जो उसके दूसरे पार्ट हैं बॉडी के, जैसे फ्लोरल पार्ट है, वो डीजेनरेट कर जाते हैं और गिर जाते हैं. However, in few species such as apple, strawberry, cashews, thalamus also contribute the फ्रूट फॉर्मेशन. तो यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू है, और इन तीनों को आपने याद रखना है कि इनमें जो फ्रूट बनता है दैट इज़ मेड फ्रॉम दिस थैलेमस. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर फ्रूट किससे बन रहा है, थैलेमस से. ठीक है, विद एग्जाम्पल इसको याद रखना, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू और एप्पल में. तो आपको क्वेश्चन आता है एप्पल इज फॉल्स फ्रूट. ठीक है, और इसको फॉल्स फ्रूट किस लिए कहते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट बिकॉज यहाँ पर जो आपका फ्रूट बन रहा है दैट इज मेड फ्रॉम अदर पार्ट देन ओवरी. ओवरी से नहीं बन रहा है, वो थैलेमस से फॉर्म हो रहा है. सो मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप फ्रॉम ओवरी, पर जो ज़्यादातर फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी से ही बनते हैं, तो उनको ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है. ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट अगेन इम्पॉर्टेंट है, फॉल्स एंड ट्रू, इसको भी नोट डाउन कर लेना. Although in most of the species fruit are result of fertilization, there are few species in which fruit develop without fertilization. अब कुछ तो हमने पढ़ा है कि फ्रूट डेवलप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट कुछ केसेस में ऐसा है कि फ्रूट्स बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, और उन फ्रूट्स को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल बनाना इज वन सच एग्जाम्पल. अगेन इम्पॉर्टेंट, पार्थेनोकार्पी क्या होती है एंड विद एग्जाम्पल बताओ. तो बनाना आपका क्या है, वन सच एग्जाम्पल. पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस. तो ये वाले फ्रूट्स मोस्टली आपके सीडलेस होते हैं. ठीक है, जो पार्थेनोकार्पिक होते हैं. सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म. सीड के इन रिटर्न जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है उनमें एडवांटेज होते हैं. फर्स्ट, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. अब क्या है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, बिना वाटर के होते हैं, तो सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल. Also, seed have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species टू कोलोनाइज इन अदर एरियाज. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और स्पीसी को दूसरी जगह में ग्रो होने में मदद करेंगे. ठीक है, तो एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन. अब ये कह रहे हैं कि जो सीड है उसमें ऑलरेडी क्या है, फूड मटेरियल वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, तो उस वजह से जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होती तब तक वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये है बता रहे हैं. द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो. जो हार्ड सीड कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को. बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन. अब क्या है, प्रोडक्ट हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे और जिसकी वजह से हमारे न्यू वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशन चेंजेस आएंगे. ठीक है, तो seed is basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed which can be used as food throughout the year. ठीक है,
एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। ठीक है, तो दो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं, जो डिहाइड्रेशन होती है और डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मीन्स सीड आपका उस स्टेज पे रहता है, डॉर्मेंट रहता है, और जब उसकी ज़रूरत पड़े तो वो वायबल हो जाता है। ठीक है, तो कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड और इन प्रेजेंस ऑफ सीड विच germinate straight away soon after the formation and cannot be stored? How long do the seed remain alive after they are dispersed? अब जब वो डिस्पर्स हो जाते हैं तो वो कितने टाइम तक अलाइव रहते हैं? दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, ये भी वेरी करता है। इन फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ। अब कुछ स्पीसीज में क्या है, वायबिलिटी लूज कर जाते हैं वो कुछ ही महीनों में। ठीक है, जैसे कि सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर, पर कुछ सीड्स ऐसे हैं जो बहुत सारे ईयर्स के लिए वायबल रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन। ठीक है, ल्यूपाइनस आर्टिकस जो है वो, ठीक है, तो ये हमारा लुपिनस आर्क्टिकस, ये एक्सिवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, वहाँ से लिया गया है और अभी तक ये वायबल है। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। 10,000 साल के बाद भी ये इसकी डॉर्मेंसी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ डेट पाम। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है डेट पाम का, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेट पाम का है फिनिक्स Dactylifera, discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near Dead Sea। ठीक है, तो ये वो दो एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। Although seeds in general are product of fertilization, a few flowering plants, such as some species of asteraceae and grasses, have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization। तो यहाँ पर जो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोल देते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, एपोमिक्सिस हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, पर वो मिमिक क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि जो डिप्लॉयड एग सेल है वो फॉर्म होता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन और उसके बाद वो डेवलप करेगा इनटू एम्ब्रियो, पर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन से। मोर ऑफन एज इन मैनी केसेज ऑफ सिट्रस एंड मैंगो। तो यहाँ पर क्या होता है, वैरायटी ऑफ सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, तो इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज आपकी पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ये आपकी क्या कही जाती है, पॉली एम्ब्रियोनी कही जाती है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज होना। ठीक है, इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है। ठीक है, टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। ऑब्जर्व मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एप्टोमिक्टिक एम्ब्रियोज? कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स? ठीक है, तो हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स आर ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कल्टिवेशन क्यों की जा रही है हाइब्रिड की, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो ये इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको हर साल फिर से बनाना पड़ता है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। ठीक है, अगर वो सीड कलेक्ट किए हाइब्रिड से और वो उगा दिए हैं तो वो प्लांट इन प्रोजेनी, जो प्लांट प्रोजेनी में है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे और उनमें जो आपके हाइब्रिड कैरेक्टर्स है वो नहीं आ पाएंगे। सो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। और दूसरी बात क्या है कि ये कॉस्टली है। ठीक है,
कॉस्टली है और एक्सपेंसिव होता है फार्मर के लिए. इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू apomictic, there is no segregation of characters in hybrid progeny. Then farmers can keep on using hybrid seed to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seed every year. Because of this importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand genetics of apomixis and to transfer apomictic gene into hybrid varieties. ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया गया है? एपोमिक्टिक जीन के बारे में बताया गया है कि अगर उनको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, उससे होगा कि जो हम हाइब्रिड सीड्स हैं उनको कल्टीवेट कर सकेंगे और फार्मर्स को उन्हें हर साल नए नए हाइब्रिड सीड्स नहीं बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो सेकंड लेसन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. अब आप इसकी एक्सरसाइज पोर्शन कर सकते हैं. ठीक है, और मैं आपको इसके जो MCQs हैं वो सॉल्व करके फिर से बता दूंगी. ठीक है जी, ओके, थैंक यू.